पिछली बार हमने हमारी जो पोल साइंस की बुक का पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसमें राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ और आज़ाद भारत के सामने आई कुछ चुनौतियों के बारे में पढ़ा। आज हम जो आज़ाद भारत था उसमें सबसे जो बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकीकरण की, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें एक उपबंध था कि जो देसी रजवाड़े हैं अगर उनकी इच्छा करें तो वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, अगर उनकी इच्छा करें तो वो भारत में मिल सकते हैं, अगर उनकी इच्छा करें तो वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। तो इस तरह अंग्रेजों का देसी रजवाड़ों को अधिकार देना भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण पर सबसे बड़ा एक आघात था, क्योंकि बहुत सारे जो रजवाड़े थे वो या तो पाकिस्तान में मिल रहे थे या फिर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रख रहे थे। हालांकि जो भारतीय नेतृत्व था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता और योग्यता के दम पर जो ये देसी रजवाड़े थे, इनके जो शासक थे, उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। जो 565 इस तरह के देसी रजवाड़े थे उनमें से लगभग 560 ने भारत में शांतिपूर्वक विलय करने की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ रजवाड़े अभी भी बचे हुए थे जिनका भारत में विलय अभी बाकी था, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। तो आज हम इन सभी के भारत में विलय की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जूनागढ़ के भारत में विलय की प्रक्रिया को समझते हैं। जूनागढ़ भारत के गुजरात में स्थित है। जूनागढ़ का जो शासक है, जो शासक होता था उसको नवाब कहते थे। जूनागढ़ के शासक को नवाब कहते थे। जो महाबत खान थे वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन परोक्षी रूप से वो पाकिस्तान के संपर्क में थे, मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में थे और पाकिस्तान में मिलने की तैयारियां कर रहे थे। जब भारतीय प्रशासन को, भारतीय नेतृत्व को महाबत खान की इस नीति के बारे में पता लगा तो उन्होंने महाबत खान को विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन महाबत खान भारत में विलय करने के लिए जूनागढ़ को तैयार नहीं हो रहे थे और उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद भारतीय नेतृत्व ने जूनागढ़ के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया। भारतीय नेतृत्व ने जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई करने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी और जूनागढ़ का जो नवाब था वो भारतीय सेना का सामना नहीं कर पाया और उसकी सेना ने जल्दी ही भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। बाद में सितंबर 1947 में जूनागढ़ में पहली बार जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 99% लोगों ने भारत में विलय करने की बात कबूली। उसके बाद जूनागढ़ को विधिवत रूप से भारत में शामिल कर लिया गया। दूसरा जो मुद्दा था हैदराबाद को भारत में शामिल करने का। हैदराबाद भारत के केंद्र में स्थित है। हैदराबाद का जो शासक था उसको निजाम कहते थे और निजाम पाकिस्तान में शामिल होने की तैयारियां कर रहा था। जो हैदराबाद का निजाम था वो पाकिस्तान का जो नेतृत्व था मोहम्मद अली जिन्ना, उसके संपर्क में लगातार था। हैदराबाद का पाकिस्तान में शामिल होना भौगोलिक दृष्टि से संभव नहीं था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस्मान अली खान से बात की कि वो भारत में विलय होने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हैदराबाद का निजाम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय किया। हैदराबाद के निजाम की जो सेनाएं थी वो भारतीय सेना का सामना नहीं कर पाई
और जल्दी ही उस सेना ने हथियार डाल दिए। उसके बाद 1947 में हैदराबाद को भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी गई। इस तरह जो जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतें थी, इनको भारत में मिलाया जा चुका था, लेकिन एक और जो बड़ी रियासत थी कश्मीर, उसका भारत में विलय होना भी बाकी था। कश्मीर की जो आबादी है वो मुस्लिम थी, और जो वहाँ का राजा था, शासक था राजा हरि सिंह, वो एक हिंदू था। वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था और उसने ऐसा होने की घोषणा भी कर दी। अपने आप को स्वतंत्र एक राष्ट्र बनाने की घोषणा कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कर दी। दूसरी तरफ जो कश्मीर था उसके ऊपर पाकिस्तान की नज़र भी थी। पाकिस्तान ने कश्मीर के जो कबायली लोग थे उनको भड़काना शुरू कर दिया, आंदोलन करा दिया। एक तरह से कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का हमला हो चुका था। अब राजा हरि सिंह ने सोचा कि अगर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का नियंत्रण हो जाता है तो कश्मीर, उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो संस्कृति है, वो सब कुछ गवा बैठेंगे। इसलिए उन्होंने भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगाई। भारतीय जो सरकार थी उन्होंने इसको अपने लिए एक अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर समझा और राजा हरि सिंह के सामने जो विलय घोषणा पत्र था वो रख दिया कि कश्मीर की मदद करने के लिए हम तैयार हैं, पर बदले में कश्मीर को राजा हरि सिंह को भारत में मिलाने की घोषणा करनी पड़ेगी। राजा हरि सिंह इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन बदले में राजा हरि सिंह ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी, जिन्हें भारतीय हुकूमत ने स्वीकार कर लिया और कश्मीर को एक विशेष राज्य का जो दर्जा था वो प्रदान कर दिया गया। रात को ही भारतीय जो सेना थी वो कश्मीर की सुरक्षा के लिए भेज दी गई। भारत ने कुछ दिनों के बाद ही ये जो मुद्दा था संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया। यही भारत की सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी, क्योंकि जिस समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ये मुद्दा उठाया, उसमें पाकिस्तान कश्मीर के 1/3 हिस्से को जीत चुका था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आनन फानन में एक डिसीजन सुना दिया कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उसको ही नियंत्रण रेखा मान लिया जाए और वहीं पर खड़ी हो जाए, जिसके बाद कश्मीर का काफी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अधीन में चला गया, जिसको हम POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का नाम लेते हैं। हालांकि कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था, लेकिन ये जो समस्या है कश्मीर को भारत में मिलाने की, वो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी कश्मीर को अपना राज्य मानता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। जो ये देसी रजवाड़े थे इनका विधिवत भारत में विलय तो कर लिया, आनंद फान में विलय तो कर लिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो विभिन्नताएं थी इन राज्यों में, इन्हें ये राज्य और वहाँ की हुकूमत संभालने में अपने आप को नाकाम भी साबित हो गई थी। मद्रास जो प्रांत था, वहाँ पर जो गांधीवादी विचारधारा के नेता थे श्रीरामुलु पोटू, उन्होंने तेलुगु भाषाई समुदाय के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन चला दिया, लेकिन भारतीय नेतृत्व अलग प्रांत की इजाजत देने के लिए सहमत नहीं था। पोटी श्रीरामुलु का जो आंदोलन था वो लंबा चलता जा रहा था और आखिरकार 59वें दिन अनशन पर बैठे हुए पोटी श्रीरामुलु का निधन हो गया। एक तरफ पोटी श्रीरामुलु का निधन हुआ, दूसरी तरफ मद्रास राज्य में हिंसाएं भड़क उठी। इन हिंसाओं पर काबू पाने में भारत सरकार असफल हो रही थी। अतः 1952 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने का जो दर्जा था, कार्य था, वो भारत ने घोषणा कर दी कि भारत जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के नाम पर स्थापित कर रहा है। तेलुगु समुदाय के लिए आंध्र प्रदेश के निर्माण की जो बात थी वो स्वीकार कर। आंध्र प्रदेश की समस्या हल हो चुकी थी, लेकिन
दूसरे राज्यों में भी अभी ऐसे अलगाववादी आंदोलन सुलगने शुरू हो चुके थे। तो इन सबका समस्या का हल करने के लिए भारत सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में कर दी, जिसको कार्य दिया गया कि इसे अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है कि किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, क्या कुछ समय के लिए इस मांग को टाला जा सकता है या नहीं। इस राज्य पुनर्गठन ने 1956 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी, जिसमें इसने स्वीकार किया कि वाकई अब भारत में नए प्रांतों को जो बनाने की जरूरत है वो है। इसलिए इसने इन प्रांतों के निर्माण के लिए जो आधार सुझाया वो भाषा सुझाया कि भाषाई समुदाय के आधार पर नए राज्यों का गठन कर दिया जाए। साथ ही जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, हिंदी के अतिरिक्त जो क्षेत्रीय भाषाएं थी या जो क्षेत्रीय समुदाय थे, भाषाई समुदाय थे, उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की बात कही गई। भारत सरकार ने इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए भारत में नए राज्यों का गठन किया गया। ये 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आज वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हो चुके हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा चुके हैं। आज